नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए नौकाडूबी का 23वां अध्याय। कमलनयन बाहर से आने पर पहले अपनी माँ को देखने जाते थे। माँ के स्वास्थ्य की चिंता उनके मन में बराबर ही बनी रहती थी। आज घर में प्रवेश करते ही उन्हें रसोई घर का शब्द सुनाई पड़ा और मसाले की भी सुगंध आई। माँ रसोई बना रही है यह समझकर कमलनयन रसोई घर के द्वार के सम्मुख आ खड़े हुए। पैरों की आहट पाकर कमला ने चकित होकर ज्यों ही पीछे की ओर घूमकर देखा त्यों ही कमलनयन की आंखों से उसकी आंखें बढ़ गई। उसने झटपट हाथ से चमचा रख सिर पर घूंघट डालने की वृथा चेष्टा की, क्योंकि रसोई बनाने के पूर्व ही उसने आंचल को कमर में बांध लिया था। आंचल को किसी तरह खींच खाच कर जब तक वह माथे को ढके ढके तब तक कमलनयन विस्मित होकर वहां से चले गए। इसके बाद जब कमला ने हाथ में चमचा लिया, उसका हाथ कांप रहा था। कल्याणी झटपट पूजा समाप्त करके रसोई घर में गई। वहां देखा तो रसोई तैयार हो गई। घर को धोकर कमला ने साफ कर रखा है। कहीं जली लकड़ी, कोयला या तरकारी के छिलके नहीं है। सभी स्थान परिष्कृत है। कहीं किसी तरह का मैलापन नहीं। यह देखकर कल्याणी मन ही मन प्रसन्न हुई। बोली, तुम यथार्थ में ब्राह्मण की लड़की हो। कमलनयन जब भोजन करने बैठे तब कल्याणी उनके सामने बैठी। एक संकुचित मूर्ति चुपचाप द्वार की आड़ में खड़ी थी। झांक कर देखने का साहस न था। रसोई कहीं बिगड़ न गई हो, इसी भय से मरी जाती थी। कैसी बनी है आज की रसोई? कल्याणी ने पूछा। कमलनयन खाने पीने का वैसे शौकीन ना था। जो उसके आगे आ जाता बड़ी प्रसन्नता से खा लेता। इसी से कल्याणी कभी ऐसा अनावश्यक प्रश्न उससे ना करती थी। आज उन्होंने विशेष कौतूहल के कारण पूछा। कमलनयन को आज रसोई घर के नूतन रहस्य का परिचय मिल चुका है। यह उनकी मां न जानती थी। इधर माता का शरीर अस्वस्थ होने से कमलनयन ने रसोई बनाने के लिए किसी को रख लेने की निमित्त मां से कई बार कहा था, किंतु वे इस प्रस्ताव पर राजी न होती थी। आज एक व्यक्ति को रसोई बनाने के काम में नियुक्त देख मन ही मन प्रसन्न थे। रसोई अच्छी है या बुरी, इस पर इन्होंने कुछ विशेष ध्यान न दिया, किंतु वे बड़े उत्साह के साथ बोले, बहुत स्वादिष्ट बनी है। ओट में खड़े खड़े यह उत्साहवर्धक बात सुनकर कमला स्थिर भाव से ना खड़ी रह सकी। उसने बड़ी फुर्ती से पास के दूसरे कमरे में जाकर अपने चंचल हृदय को दोनों हाथों से दबा लिया। भोजन करके कमलनयन मन में एक अस्पष्ट बात को स्पष्ट कर लेने की चेष्टा करते हुए नित्य नियम अनुसार अपनी खास कोठरी में अध्ययन करने को चले गए। तीसरे पहर कल्याणी ने अपने हाथ से कमला के केश संवारकर मांग में सिंदूर भर दिया। फिर उसके मुंह को एक बार इस तरफ और एक बार उस तरफ घुमा फिराकर अच्छी तरह देखा। कमला लज्जा से सिर झुकाए बैठी रही। कल्याणी ने मन ही मन कहा, आह, यदि ऐसी एक पतोह मेरी होती तो कैसा अच्छा होता। उसी रात में कल्याणी को फिर ज्वर चढ़ आया। कमलनयन का मन उद्विग्न हो उठा। उन्होंने कहा, माँ, तुमको मैं कुछ दिन के लिए काशी से बाहर अन्यंत्र ले जाऊंगा। यहाँ तुम्हारा शरीर अच्छा नहीं रहता। कल्याणी, बच्चा, यह ना होगा। 2-4 दिन तक अधिक बचा रहने की आशा से मुझे काशी छुड़ाकर कहीं अन्यंत्र ले जाओगे? यह नहीं होगा। मैं अब अनंत काल तक काशी छोड़ कहीं ना जाऊंगी। फिर कमला की ओर देखकर बोली, बेटी, तुम बड़ी देर से किवाड़ की आड़ में क्यों खड़ी हो? जाओ, सोई जाओ। सारी रात इस तरह जागते रहने से तुम भी बीमार हो जाओगी। मैं कई दिनों तक इसी अवस्था में रहूंगी। इस बीच मेरी सेवा टहल तुम्ही को तो करनी है। रात भर जागोगी तो काम कैसे होगा? कमलनयन, तुम एक बार उस कमरे में जाओ। कमलनयन के जाने पर कल्याणी के पायताने बैठकर कमला धीरे धीरे उसके तलुओं पर हाथ फेरने लगी। कल्याणी ने कहा, पूर्व जन्म में तुम जरूर मेरी माँ थी। नहीं तो ना तुम्हारा कहीं नाम ना तुम्हारी चर्चा। एकाएक तुम मेरे पास कैसे आ गई? मेरा एक विचित्र स्वभाव है कि मैं किसी से अपनी सेवा कराना नहीं चाहती और दूसरे को अपना शरीर छूने नहीं देती, पर जब तुम मेरी देह पर हाथ रखती हो तो बड़ा आराम मिलता है। तुम्हारे हाथ के स्पर्श से मेरा आधा दुख दूर हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे मैं तुमको पहले से जानती हूँ। यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। यह नहीं मालूम होता कि तुम कोई दूसरी हो, घर की ही हो। अच्छा, अब सो जाओ। मेरे लिए कुछ चिंता ना करो। मेरे पास ही के कमरे में कमल है। वह मेरी सेवा अपने हाथ से करता है। 1000 मना करती हूँ, नहीं मानता। बराबर मेरी सेवा में हाजिर रहता है। उसमें एक गुण है, वह रात भर जागे चाहे कैसा भी काम क्यों ना करे, उसका मुंह जरा भी मलान नहीं होता। उसका चेहरा देखकर कोई नहीं कह सकता कि उसने परिश्रम किया है या कोई संकट आ पड़ा है। इसका कारण है क्योंकि वह कभी घबराता नहीं। और मैं
मैं ठीक इसके विपरीत हूँ, तनिक में ही घबरा जाती हूँ। मैं समझती हूँ तो मन ही मन यह सोचकर हंस रही हो कि कमल नयन का गुणगान फिर आरंभ हो गया। अब लगातार यही एक चर्चा है, इकलौता बेटा रहने से ऐसे ही होता है। पर बेटी, मैं सच कहती हूँ, कमल नयन सा मातृभक्त बालक भाग्य ही से किसी माता को मिलता है। कभी कभी मेरे मन में लगता है कि कमल नयन मेरा बेटा नहीं, बाप है। उसने जितना मुझे सुख दिया है, जितना कष्ट मेरे लिए अंगीकार किया है, उतना क्या मैं उसके लिए कभी कर सकती हूँ? अच्छा, अब तुम जाओ, सो रहो, नहीं तो मुझे भी नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन कमला ही को सारी गृहस्थी संभालनी पड़ी। कमल नयन ने पूरब के उसारे में ईंट की दीवार से घिरकर एक छोटी सी कोठरी बना ली थी। उसमें संगमरमर का फर्श था। यहीं पर वे उपासना किया करते। दोपहर को इसी कमरे में बैठकर वे अध्ययन करते थे। उस दिन सवेरे ही उस कमरे में प्रवेश करके कमल नयन ने देखा वह खूब साफ सुथरा धुला हुआ पड़ा है। धूप जलाने की एक पीतल की धूपदानी थी। वह आज सोने की तरह झकाझक चमक रही है। ताक पर दवात, कलम आदि रखे हैं। छोटी सी अलमारी में उनकी कुछ सुपाठ्य पुस्तकें सिलसिलेवार रखी हैं। कमरे की इस निर्मलता के ऊपर खुली खिड़की की राह से प्रातःकालिक सूर्य की किरणें पड़कर उसकी स्वच्छता को और भी अधिक बढ़ा रहे हैं। यह देखकर स्नान करके आए हुए कमल नयन के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। कमला बड़े तड़के लोटे में गंगा जल लेकर कल्याणी के बिछौने के पास आ खड़ी हुई। कल्याणी ने उसको नहाए धोए देखकर कहा, यह क्या बेटी, तुम अकेली गंगा जी गई? मैं तो बड़ी देर से सोच रही थी कि बीमार हूँ तो तुम किसके साथ स्नान करने जाओगी? तुम्हारी उम्र अभी कम है, इस तरह अकेली? कमला, मेरे नेहर का एक नौकर मुझको देखने के लिए कल रात यहाँ आया था, मैं उसी को साथ लेकर गई थी। कल्याणी, हाँ, तुम्हारी चाची ने तुम्हारी फिक्र करके तुमको देखने के लिए भेजा है। अच्छा ही हुआ, वह तुम्हारे पास बना रहे तो क्या हर्ज है, तुम्हें उससे गृह कार्य में सहायता मिलेगी। वह कहा, उसे पुकारो। कमला ने उमेश को बुला लिया। उमेश ने धरती में सिर टेककर कल्याणी को प्रणाम किया। उन्होंने पूछा, तेरा क्या नाम है? जी, मेरा नाम उमेश है। अकारण हंस पड़ा। कल्याणी ने हंसकर पूछा, उमेश, अच्छी धोती तुझे किसने दी है? उमेश ने कमला की ओर उंगली दिखाकर कहा, माँ जी ने। कल्याणी ने कमला की ओर देखकर उमेश का परिहास किया, हंसकर कहा, मैंने समझा कि तुझे अपनी ससुराल से मिली है। कल्याणी की कृपा से उमेश भी यहीं रहने लगा। उमेश से सहायता लेकर कमला ने घर के सब आवश्यक काम समाप्त कर डाले। कमल नयन के शयन गृह को अपने हाथ से झाड़ बुआर कर साफ किया। उनके बिछौने को धूप में रख दिया। कमल नयन की एक मैली धोती घर के एक कोने में पड़ी थी। कमला ने उसे साबुन से धोकर अच्छी तरह सुखाकर अरगनी पर रख दिया। घर की जो चीजें साफ सुथरी थी उन्हें भी कपड़े से झाड़ पोंछ कर उसने यथास्थान रखा। बिछौने के सिराने की ओर दीवार में एक अलमारी थी। उसे खोलकर देखा, उसके भीतर कुछ ना था। नीचे के खाने में सिर्फ कमल नयन की एक जोड़ी खड़ाऊ थी। कमला ने झट उसे निकालकर अपने सिर से लगा लिया और छोटे बालक की भांति उसे छाती से लगाकर बार बार आंचल से उसकी धूल पोंछकर फिर उसी में रख दी। तीसरे पहर कमला कल्याणी के पैरों के पास बैठकर उनके तलवों में तेल मल रही थी। ऐसे समय नलिनी ने हाथ में फूलों की डाली लिए घर में प्रवेश कर कल्याणी को प्रणाम किया। कल्याणी उठ बैठी और स्नेह भरे स्वर में बोली, आओ बेटा, आओ बैठो। घनानंद बाबू तो अच्छे हैं? उनका शरीर अस्वस्थ है, इसी से कल ना आ सकी, आज वे अच्छे हैं। कल्याणी ने कमला को दिखाकर कहा, यह देखो बेटी, बचपन में ही मेरी माँ मर गई थी। उन्होंने फिर जन्म लेकर इतने दिन बाद कल अकस्मात रास्ते में मुझे दर्शन दिया। मेरी माता का नाम था पार्वती, इस बार इनका नाम सती है। कहो तो ऐसी लक्ष्मी मूर्ति तुमने कभी देखी है? कमला ने लज्जा से सिर झुका लिया। नलिनी के साथ उनका धीरे धीरे परिचय हो गया। नलिनी ने कल्याणी से पूछा, अब आपकी तबीयत कैसी है? कल्याणी, मैं बहुत बूढ़ी हुई, मेरी जो उम्र है उसको देखते हुए अब मेरी तबीयत का हाल पूछने योग्य है? मेरी आयु लेकर तुम सब जियो, मैं तो अब तक जीती हूँ, यही मेरे लिए बहुत है। अब नाव किनारे लगी, कुछ दिन की मेहमान हूँ, किस दिन चल बसूंगी इसका निश्चय नहीं। तुम्हें भला स्मरण दिलाया। मैं कितने ही दिनों में तुमसे कहना चाहती थी, पर कहने की सुविधा न मिलती थी। कल रात को जब फिर मुझे बुखार आया तब मैंने निश्चय किया कि अब विलम्ब अच्छा नहीं। देखो बेटी, बाल्यावस्था में यदि मुझसे कोई ब्याह की बात करती तो लज्जा से मर जाती, पर तुम लोगों को वैसी शिक्षा नहीं। तुम लिखा पढ़ी लड़की हो, उम्र भी कम नहीं। तुमसे यह बात स्पष्ट कहना ही अच्छा है कि इसीलिए आज तुमसे खुलासा बात कहती हूँ। तुम मुझसे लाज ना करो। अच्छा कहो तो उस दिन मैंने तुम्हारे बाप से जो प्रस्ताव किया था, क्या वह उन्होंने तुमको नहीं सुनाया? नलिनी ने
नीची नजर करके कहा तो था। कल्याणी, तो शायद तुमने उस बात को स्वीकार नहीं किया। अगर तुम उस प्रस्ताव पर सहमत होती तो वे उसी समय मेरे पास दौड़े आते। तुमने सोचा होगा मेरा कमल सन्यासी है और दिन रात योग तप के पीछे हैरान रहता है, उसके साथ ब्याह होने से क्या सुख। परंतु तुम उसे नहीं पहचान सकती। उसको ऊपर से देखने से तुम्हें यही जान पड़ता होगा कि वह महाविरागी है, किंतु यह तुम्हारी भूल है। मैं उसे जन्म से जानती हूँ। मेरी बात पर विश्वास करो, वह बड़ा अनुरागी है। उसके हृदय में प्रेम इतना अधिक है, उसे छिपाने के लिए उसने अपना दमन कर रखा है। उसके इस संन्यास कवच को तोड़कर जो उस हृदय को पा सकेगा उसे अवश्य ही बहुत मीठा फल मिलेगा। तुमसे कह रखती हूँ बेटी नलिनी, तुम अब बालिका नहीं, पढ़ी लिखी हो, समझदार हो। तुमने मेरी ही कमल से मंत्र दीक्षा ली। यदि मैं तुमको कमल की गृहिणी बनाकर मरूं तो मेरे मन में चिंता न रहेगी। नहीं तो मैं तुमसे सच कहती हूँ, मेरे मरने पर वह कदापि विवाह न करेगा। उसकी क्या दशा होगी यह तो एक बार सोचो। बेचारा मारा मारा फिरेगा। कमल नयन पर तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा है तो फिर तुम्हें उज्र किस बात का है। नलिनी ने सिर नीचा करके कहा, यदि आप मुझे इस योग्य समझती हैं तो मुझे कोई उज्र नहीं। यह सुनकर कल्याणी ने नलिनी को अपने पास खींचकर बड़े प्यार से उसका माथा चूम लिया। इसके उपरांत वे इस संबंध में और कुछ न बोली। सती, ये फूल है। कल्याणी ने नजर उठाकर देखा, सती वहां न थी। वह पैरों की आहट बजा कर कब की उस कमरे से चली गई थी। पूर्वोक्त बातचीत होने के अनंतर नलिनी को कल्याणी के पास बैठने में लज्जा मालूम होने लगी। उसने सकुचाकर कहा, माँ अब मैं जाती हूँ, बाबूजी राह देखते होंगे, उनकी तबीयत अच्छी नहीं। यह कहकर उसने कल्याणी को प्रणाम किया। कल्याणी ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटी फिर आना। नलिनी के चले जाने पर कल्याणी ने कमल नयन को बुलाकर कहा, कमल अब मैं बहुत विलंब न कर सकूंगी। कमल नयन, क्या समाचार है। आज मैंने नलिनी से सब बातें खोलकर कह दी, वह राजी है। अगर तुम्हें कोई उज्र ना हो तो मेरी शरीर की अवस्था तुम देख ही रहे हो। तुम्हारा कुछ प्रबंध किए बिना निश्चिंत से मर नहीं सकती। आधी रात को जब मेरी नींद टूटती है तो मैं इन्हीं बातों को सोचती हूँ। माँ, आप सोचा ना करें, अच्छी तरह सोएं, जो आप चाहेंगी वही होगा। कमल नयन के जाने पर कल्याणी ने कमला को पुकारा। वह पास के कमरे से तुरंत उनके पास हाजिर हुई। तब दिन ढल जाने के कारण घर में कुछ कुछ अंधेरा छा रहा था। इससे कमला का मुंह दिखाई नहीं पड़ा। कल्याणी ने कहा, बेटी इन फूलों को जल में भिगोकर घर में सजा दो। यह कहकर उन्होंने गुलाब का एक फूल उठा लिया और फूलों की डाली कमला की ओर बढ़ा दी। कमला ने उनमें से कुछ फूल लेकर एक थाल में सजाए, उसे कमल नयन के उपासना गृह में आसन के सामने रख दिया। कुछ फूलों को एक कटोरे में रखकर वह कमल नयन के सोने के कमरे में एक तिपाई पर रखाई और जो कुछ फूल बच रहे थे अलमारी खोलकर उन खड़ाओं पर चढ़ा दिया और खड़ाओं पर सिर रखकर प्रणाम करते समय उसकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। उन खड़ाओं के सिवा इस संसार में उसका और कुछ नहीं। पति की चरण सेवा का अधिकार ही वह खोने जा रही है। इसी समय कमरे के भीतर किसी के आते उसने झटपट अलमारी को बंद किया। उठकर देखा कमल नयन है। कमला को किसी और भागने के लिए राह न मिली। वह लज्जा से सिमटकर आसन सायकाल के अंधकार में मिल क्यों न गई। वहां कमला को देखकर कमल नयन बाहर निकल आए। कमला झटपट दूसरे कमरे में चली गई। तब कमल नयन फिर उस कमरे में आए। कमला अलमारी खोलकर क्या करती थी और मुझे देखकर उसने झटपट उसे बंद क्यों कर दिया, यह जानने के लिए कौतूहलवश कमल नयन ने अलमारी खोलकर देखा। उन खड़ाओं पर फूल रखे हैं, उन पर पानी छिड़का हुआ है। कमल नयन फिर अलमारी बंद करके सूने कमरे की खिड़की के पास खड़े होकर आकाश की ओर देखने लगे। देखते देखते सूर्यास्त हो गया। अंधकार ने भी धीरे धीरे अपना अधिकार जमाना आरंभ कर दिया। नलिनी कमल नयन के साथ अपने ब्याह होने की सम्मति देकर मन को समझाने लगी, मेरे लिए कम सौभाग्य की बात नहीं है। मेरा पुराना संबंध टूट गया है। मेरे जीवन आकाश को जिस आंधी पानी ने घेर लिया था वह छूमंतर हो गया। मैं अब स्वाधीन हो गई। इस प्रकार मन ही मन धैर्य धारण करके उसने एक वृहत वैराग्य का अनुभव किया। मरघट में दाह क्रिया कर डालने के पश्चात यह प्रकांड संसार अपने विपुल भार को हटाकर जब खिलवाड़ सा जचता है तब मन थोड़ी देर के लिए हल्का हो जाता है। यही हालत नलिनी की हुई। घर आकर नलिनी ने मन में कहा, अगर मेरी माँ जीती रहती तो आज मैं इससे इस अपूर्व आनंद की बात कहकर उसे प्रसन्न करती। बाबूजी से सब बातें कैसे कहूँगी। कमजोरी के कारण गणानंद बाबू आज देर तक न बैठे और दिन की अपेक्षा सवेरे ही सोने चले गए।
नलिनी एक सादी किताब में अपने सोने के सूने कमरे में लिखने लगी। मैं मृत्यु के महाजाल में फंसकर सारे संसार से अलग हो गई थी। ईश्वर उससे उद्धार कर मुझे फिर नवीन जीवन प्रदान करेंगे, यह आशा स्वप्न में भी ना थी। आज उन जगन नाटक सूत्रधार के चरणों में बार बार प्रणाम कर मैं कर्तव्य क्षेत्र में प्रवेश करने को तैयार हूँ। इसके बाद किताब को बंद करके वह जाड़े की उस अंधेरी रात में बाग की कंकरीली सड़क पर देर तक टहलती रही। दूसरे दिन तीसरे पहर जब घनानंद बाबू नलिनी को लेकर कमल नयन के घर जाने के लिए तैयार थे, उसी समय फाटक पर एक गाड़ी आकर खड़ी हुई। कोच बॉक्स के ऊपर से कमल नयन के एक नौकर ने उतरकर खबर दी, डॉक्टर बाबू की माँ आई हैं। घनानंद बाबू तुरंत फाटक के पास जा खड़े हुए। कल्याणी गाड़ी से उतर पड़ी। घनानंद ने कहा, आज मेरा परम सौभाग्य है। आज आपकी लड़की को देखने और उसे आशीर्वाद देने के लिए आई हूँ। यह कहकर कल्याणी भीतर गई। घनानंद बाबू ने उन्हें बैठक में ले जाकर बड़े आदर से एक कंबल के आसन पर बिठाकर कहा, आप बैठें, मैं नलिनी को बुलाता हूँ। नलिनी बाहर जाने के लिए कपड़े पहन रही थी। कल्याणी के आने की बात सुनकर वह झट उनके पास आई और उनके पैर छूकर प्रणाम किया। कल्याणी ने कहा, सौभाग्यवती होकर तुम दीर्घायु हो। देखो बेटी, तुम्हारे हाथ तो देखूं। यह कहकर उन्होंने उसके दोनों हाथों में सोने के कड़े पहना दिए। नलिनी की पतली कलाई में सोने के मोटे मोटे कड़े चमकने लगे। कड़े पहनाए जाने पर नलिनी ने फिर कल्याणी को धरती में सिर नवाकर प्रणाम किया। कल्याणी ने दोनों हाथों से उसका मुंह उठाकर उसका माथा चूमा। आशीर्वाद और आदर से नलिनी के मन में एक विशेष आनंद का संचार हुआ। उसका हृदय अपूर्व माधुर्य से परिपूर्ण हो गया। कल्याणी ने कहा, समधी महाशय, कल मेरे यहाँ आप दोनों जनों का निमंत्रण है, सवेरे आने की कृपा कीजिएगा। दूसरे दिन सवेरे घनानंद बाबू बाहर के कमरे में यथास्थान चाय पीने बैठे। पास ही नलिनी बैठी है। घनानंद का रोग से सूखा हुआ चेहरा एक ही रात में बहुत कुछ भर गया। उस पर कुछ कुछ प्रसन्नता की झलक दिखाई दे रही। वे रह रहकर स्नेह भरी दृष्टि से नलिनी के शांत भावपूर्ण मुंह की ओर देख रहे थे। वे सोचते कि आज मेरी परलोकगता पत्नी का मंगल माधुर्य अभिवार मेरे कन्या को घेरे हुए है और दूर तक फैले आंसुओं के आभास से सुख की उज्ज्वलता को स्निग्ध गंभीर कर दिया। वे चाय पीकर यही सोचते हैं कि कल्याणी के यहाँ निमंत्रण में जाने का समय हो गया, अब तैयार होना चाहिए, विलंब करना उचित नहीं। नलिनी उनके मन का भाव समझकर बार बार उन्हें स्मरण कराती है कि अभी बहुत समय, अभी तो 8 ही बजे हैं। अरे तैयार होने में भी तो समय लगेगा, विलंब करके जाने की अपेक्षा कुछ पहले जाना अच्छा है, घनानंद बाबू बोले। इतने में कई स्टील बॉक्स और बिछौने आदि से लदी एक किराए की गाड़ी आकर सदर फाटक के पास खड़ी हुई। नलिनी एकाएक देखते ही बोली, भैया आए हैं, कहकर फाटक की ओर बढ़ी। योगेंद्र मुस्कुराता हुआ उतरा। उसने कहा, नलिनी अच्छी हो? नलिनी, तुम्हारी गाड़ी में और भी है क्या कोई? योगेंद्र ने हंसकर, हाँ है, बाबूजी के लिए बड़े दिन का उपहार लाया हूँ। इतने में रमेश भी गाड़ी से उतरा। नलिनी एक बार उसकी ओर देखकर तुरंत लौट गई। योगेंद्र ने पुकार कर कहा, नलिनी सुन तो ले। यह पुकार नलिनी के कान तक ना पहुंची। वह ऐसे भागी जैसे कोई भूत के अनुसरण से भयभीत होकर भागता है। रमेश ठिठक कर खड़ा हो गया। वह आगे बढ़े या वहीं से लौट जाए सोचने लगा। योगेंद्र ने कहा, रमेश आओ, बाबूजी यहीं आकर बैठे हैं। यह कहकर वह रमेश का हाथ पकड़कर घनानंद बाबू के पास ले आए। घनानंद दूर से ही रमेश को देखकर घबरा गए। वे सिर पर हाथ फेरते फेरते सोचने लगे, फिर कहाँ से यह विघ्न उपस्थित हो गया। रमेश ने सिर झुकाकर घनानंद को नमस्कार किया। घनानंद ने उसको बैठाने का इशारा किया। योगेंद्र, तुम बहुत ठीक समय पर आए, मैं तुमको तार देने का इरादा कर रहा था। योगेंद्र, क्यों? घनानंद, कमल नयन के साथ नलिनी के ब्याह की बात पक्की हो गई। कल कमल नयन की मां नलिनी को देखकर आशीर्वाद भी दे गई। योगेंद्र, यह क्या, ब्याह की बात पक्की हो गई? आपने मुझसे कुछ पूछा तक नहीं। घनानंद, कोई ठीक थोड़ी है कि तुम कब क्या कहोगे। जब मैं कमल नयन को जानता भी ना था तब तुम ही लोग तो इस विवाह के लिए उद्योग कर रहे थे। योगेंद्र, तब की बात जाने दीजिए, उस समय मेरा कुछ और ख्याल था। अब भी समय है, आपसे बहुत बातें कहनी है, पहले उन बातों को सुन लीजिए, फिर जो कर्तव्य हो कीजिएगा। घनानंद, अच्छा, उन बातों को किसी दिन सुन लूंगा, आज से सुनने की फुर्सत नहीं, अभी मुझको बाहर जाना है। कहाँ जाइएगा? कमल नयन की माँ के यहाँ मेरा और नलिनी का निमंत्रण है, तुम्हारे खाने पीने का ही है। योगेंद्र, नहीं नहीं, मेरे लिए आप कुछ चिंता ना करें, मैं रमेश के साथ यहाँ किसी होटल में जाकर खा पी लूँगा, सांझ तक तो आप लौट आएंगे, तब तक हम भी आ जाएंगे।
घनानंद बाबू रमेश के साथ कुछ भी संभाषण ना कर सके, बल्कि उसके मुंह की ओर देखना भी उनके लिए कठिन हो गया। रमेश भी चुपचाप बैठा रहा। जाते समय घनानंद बाबू को नमस्कार करके चला गया।